पिछले 10 सालों में देश की जनता ने देखा है कैसे भाजपा ने इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे असरदार वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है। सबसे बड़ी और सबसे असरदार वॉशिंग मशीन भाजपा ने बनाई है, लेकिन ये एक राजनीतिक वॉशिंग मशीन है। इस वॉशिंग मशीन में आप बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को डालो, शरद चंद्र रेड्डी जैसे शराब कारोबारियों को डालो, तो क्या बाहर निकल के आता है? बाहर निकल के आता है झूठे बयान और दूसरा भाजपा के लिए चुनावी चंदा। शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ रुपए लिए जाते हैं ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद। वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम कलंकित नेता, जिन जिन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है, जिनके ऊपर कई सारे और मुकदमे चल रहे हैं, एक नहीं मल्टीपल, कहीं तो टेररिज्म से रिलेटेड भी, उनको भाजपा अपनी तरफ ला रही है ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को रोककर, और फिर उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। तो इसी श्रृंखला में कल यह सूचना मीडिया के माध्यम से देश को पता चली कि एनसीपी के जो सीनियर लीडर हैं प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पहले जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके थे यूपीए के टाइम में, प्रफुल्ल पटेल जी को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। बहुत बड़ी बात हो गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम केसेस चल रहे थे, एक नहीं मल्टीपल केसेस चल रहे हैं सीबीआई और ईडी द्वारा, उसको एक केस में, अभी जो सूचना मिली है कि एक केस में प्रफुल्ल पटेल जी को मोदी जी की सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, मतलब केस खत्म। अब अगर आप ये जानेंगे कि ये केस क्या था और क्यों इसमें इनको आरोपी बनाया गया था, क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पिछले सालों से, और अब जो क्लीन चिट मिल गया है, तो आप हंस पड़ेंगे कि कितना ओपन एंड शट, कितना ओपन केस है करप्शन का। यह बात तब की है जब प्रफुल्ल पटेल जी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। 2006-2007 की बात है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ था। तो तब हुआ ये था, मैं चंद आसानी से आप सबको समझा दूं। हुआ ये था कि जब मर्जर हुआ था तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के पास बहुत कम पैसेंजर थे। इनकी सारी फ्लाइटें खाली जा रही थी, कुछ कुछ लोगों भर के फ्लाइट में बिठा रहे थे। उस समय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी प्रफुल्ल पटेल जी के अंदर आने वाली मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया कि हम 15 एयरक्राफ्ट लीज पे लेंगे। जो प्राइवेट पार्टी हैं देश विदेशी की कंपनी से एयर इंडिया लीज पे एयरक्राफ्ट लेगी और उसको चलाएगी। होता क्या है, आप 15 एयरक्राफ्ट लेते हो लीज पर, ऐसी लीज का टर्म अग्रीमेंट बनाते हो जिसमें आप इसको टर्मिनेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, आपने 15 एयरक्राफ्ट तो लिए, लेकिन कहां पे उसे चलाओगे, पायलट क्रू कुछ नहीं फिक्स किया। लगभग ये 15 के 15 एयरक्राफ्ट लीज पे लिए जाते हैं, एयर इंडिया के बेड़े में बस रखे जाते हैं 5 साल तक, इनको मुश्किल से कोई चलाया नहीं जाता। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई की एफआईआर और उससे पहले सीएजी की रिपोर्ट आई कि कैसे इस पूरे मैटर में इतनी बड़ी धांधली हुई है कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री 15 एयरक्राफ्ट लेती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, ना उसको चलाया जाता। आप चलाओगे कैसे? वैसे ही आपके पास पैसेंजर कम है, आपकी जो खुद की फ्लीट है उसी में पैसेंजर नहीं जा रहे, तो 15 एयरक्राफ्ट में कहां से पैसेंजर जाएंगे? और ना कोई पायलट भी हायर होता है, मतलब आपने लीज पे रखी और साइड पे रख दी कहीं पे गैराज में अपने। और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 840 करोड़ का नुकसान सरकारी तिजोरी को हुआ है। जनता के पैसों को लुटाया गया है कुछ चंद प्राइवेट कंपनियों के ऊपर, जिनसे ये एयरक्राफ्ट लीज पे लिए गए। दूसरी चीज भी निकल के आई कि आपने एयरक्राफ्ट लीज पे तो लिए, उसके साथ आपने कुछ और एयरक्राफ्ट खरीदने की भी प्लानिंग कर दी। तो जिस समय आपके पास इतने एयरक्राफ्ट हैं, खाली जा रहे हैं, आपने लीज पे भी ले लिए, साथों साथ आपने नए ऑर्डर भी प्लेस कर दिए। जो देश की जनता जानती है कि एयरक्राफ्ट
ये एयर इंडिया का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो सरकार और सरकार के ऐसे मंत्री जिन्होंने कोई प्लानिंग किए बिना एयरक्राफ्ट लिए गए। और अब ये सीबीआई की एफआईआर में लिखा है कि इसमें कई मिडलमैन हैं, कुछ लोग हैं जैसे दीपक तलवार को कहा जाता है, ईडी खुद चार्जशीट में कहती है कि प्रफुल्ल पटेल जी के ये खास मित्र हैं, ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ प्रफुल्ल पटेल, और इन्होंने ये सारा लेन देन का पूरी प्लानिंग अरेंजमेंट करी। तो केस दायर हुआ मई 2017 में, सीबीआई ने केस दर्ज किया पहले, उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल के हिसाब से अपना भी केस फाइल किया। जून 2019 में पहली बार प्रफुल्ल पटेल जी को समन किया जाता है ईडी के द्वारा इस केस में, एक बार समन किया गया। उसके बाद तुरंत बाद अगस्त 2019 में सीबीआई भी समन करती है प्रफुल्ल पटेल जी को इसी केस में। उसके बाद कुछ नहीं होता, पीछे से बातचीत चल रही है एनसीपी, अजित पवार फैक्शन की और भाजपा की। अंत पंत में जुलाई 2023 में जब अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग हो जाता है और भाजपा का अलायंस पार्टनर बन जाता है, उसके बाद एक समन नहीं जारी होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इस मैटर में। और अब मार्च 2024 में यह खबर बात आती है कि इस मैटर को रफा दफा कर दिया गया है, सीबीआई ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। ये इकलौता मात्र नहीं है प्रफुल्ल पटेल जी का, और एक इनका मैटर है, और ये तो इससे भी ज्यादा गंभीर है। ये मैटर में ईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें कई सालों से, और कहा जा रहा है कि इनके अंडरवर्ल्ड, मुंबई के अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से लेना देना है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी भूमिका रही थी। उन लोगों से प्रफुल्ल पटेल जी का कुछ लेन देन है। और इसमें भी अक्टूबर 2019 में ईडी ने प्रफुल्ल पटेल जी को समन किया था। उसके बाद तीन ईडी के समन्स प्रफुल्ल पटेल जी ने स्किप किए, उन्होंने जाना उचित नहीं समझा। और इसके बाद जो होता है कि ईडी ने इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करना शुरू कर दिया इसी मैटर में, जो अंडरवर्ल्ड वाला मैटर है। जुलाई 2022 में इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर फरवरी 2023 में कुछ और प्रॉपर्टीज अटैच की जाती है। मतलब आप मान के चलिए लोहा गर्म है, प्रॉपर्टीज अटैच करी जा रही है, समन्स पे समन्स भेजे जा रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी आ नहीं रहे हैं, समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। होता क्या है उसके बाद? जुलाई 2023 में अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग होके भाजपा का अलायंस पार्टनर बन जाता है, और उसके बाद आप सब जानते हैं ना एक समन्स आता है, ना कोई प्रॉपर्टी अटैच करती है, ना कोई चार्जशीट फाइल होती है, पूरा का पूरा केस ठंडे बस्ते में। तो दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। जैसे मैंने कहा था, अगर दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन आविष्कार किया है तो उसको हर दिन तो उसको चालू रखना पड़ेगा, वरना तो जंग लग जाएगी उसे। तो हर दिन एक नेता को डाला जाता है और साफ सफेद होके आ जाते हैं, भाजपा के लिए वोट बटोरने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ ही महीनों पहले हमने और एक घटना सुनी, एनसीपी के और एक बड़े लीडर हैं छगन भुजबल, जिसपे गंभीर आरोप लगाए थे, भाजपा की ईडी सीबीआई नहीं लगाए थे। और उनका जब बेल एप्लीकेशन मुंबई के हाई कोर्ट में पहुंचता है तो ईडी क्या कहती है? ईडी कहती है कि साहब हमारी फाइल गुम हो गई है। अब फाइल गुम हो गई है तो हम कैसे बेल का विरोध करें, इनको बेल दे दीजिए। ये मजाक हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है ईडी और सीबीआई का देश के सामने। एक तरफ जहां पे आम आदमी पार्टी आती है, आप 2 साल से फर्जी मुकदमे चलाते हो, समन्स पे समन्स भेजते हो, एक चवन्नी की आपको रिकवरी नहीं मिलती है, एक ठोस सबूत आपको नहीं मिलता है, 4 बड़े नेताओं को जेल में डाल देते हो, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल जी को आप तब जेल में डालते हो जब आपका ही वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट शरद रेड्डी, जिसे आपने 60 करोड़ रुपए 55 करोड़ रुपए अरेस्ट के बाद लिए, उसके बयान पे आप उनको अंदर डाल देते हो और कहते हो कि नहीं ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है। और अब निकल के आता है
कि ऐसे लोग जिन पर आपने इतनी सारी कार्यवाही कर दी, लेकिन वो जब आपके गुट में शामिल हो जाते हैं, आपके अलायंस पार्टनर बन जाते हैं, तो पूरा का पूरा केस रफा दफा हो जाता है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से भाजपा ने ईडी और सीबीआई का राजनीतिकरण कर दिया है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश शर्मसार है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जिनका काम था कि देश के तमाम जो बड़े बड़े साजिशकर्ता हैं, टेररिस्ट हैं, नारकोटिक्स में जिनका रोल है, और बड़े बड़े जो करप्शन स्कैम्स किए हैं, जहां पे इतने सारे तथ्य हैं, सीएजी की रिपोर्ट है